बना के रखते हो। अच्छा, टाइम टेबल बता दें। अच्छा, ड्यूटी लगी है 10th में, चलो बढ़िया कंचन, अच्छे से करना ड्यूटी। अच्छा, सुबह संडे को मम्मी जानबूझ के खटर पटर करती हैं, चलो बढ़िया, ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, निक्कू बोल रही, हाय सर, आपकी क्लास मुझे जल्दी समझ नहीं आती। उर्दू में पढ़ा रहा हूँ कि मैं, जहाँ समझ में नहीं आए पूछ लिया करो ना, मैं थोड़ी ना उर्दू में पढ़ा रहा हूँ। फास्ट पढ़ाते हो? क्या बात कर रहे हो यार, बाप रे, मतलब अभी तक इतनी इतनी इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, फास्ट तो किसी ने नहीं बोला मेरे को। फास्ट तो नहीं पढ़ाता यार। हाँ सिफा नाज, बिल्कुल उनको अच्छे से देखिएगा और प्रिंट निकलवा लीजिएगा उन नोट्स के, और उन्हीं को बार बार पढ़िए, उन्हीं को हाईलाइट कीजिए। ठीक है, चलिए। निकू थोड़ा सा कोशिश कीजिए अपने दिमाग पे जोर डालने की, याद होंगी चीज़ें। चलिए, सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वो 3 श्लोक जो कि हमने मानव इसमें पर्यावरण की अवधारणा में पढ़े थे, वो जल्दी से बता दीजिए। 3 श्लोक कौन कौन से हैं? हाँ, डेली क्लास लोगे ना पूजा तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, 3-4 श्लोक जो अपन ने पढ़े थे वो जल्दी से बता दो, फिर इसके बाद मैं प्राचीन और आधुनिक अवधारणा पूछूंगा। अच्छा पेन वो होता है जिसमें वजन कम होता है, अब वो कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला हो जाएगा अरण्य तो पृथ्वी स्योनमस्तु। फिर इसके बाद दूसरा हो जाएगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तीसरा हो जाएगा वन वनस्पति वन आस्था पयद्य तद। फिर चौथा हो जाएगा अपना वृक्षात रक्षति रक्षितः। ठीक है, सब लोगों को लगभग याद होगा, लेकिन नहीं याद होगा तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। अब आंखें बंद कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसे गौर से सुनिएगा। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने भारतीय परंपरा और संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा पढ़ी थी। उसमें हमने, आंखें बंद रखिएगा सब लोग, यहाँ पे कोई मैसेज नहीं करेगा, सब आंखें बंद करके सुनिए गौर से मुझे, है ना, सोइएगा मत। क्या बोल रहा हूँ मैं कि हमने सबसे पहले भारतीय परंपरा और संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा पढ़ी थी, और इस पर्यावरण की अवधारणा में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि भारतीय परंपरा और संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा बहुत ही गहरी और व्यापक है, जिसमें प्रकृति को पूजनीय माना गया है। यह हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा था कि इस अवधारणा को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करने से पहले एक श्लोक लिखेंगे, जिस जो कौन सा है, अरण्य तो पृथ्वी स्योन मृत्यु। फिर उसका अगर अर्थ लिखना है तो लिख देंगे, नहीं तो हम फिर उसके बाद अवधारणा बीच में हेडिंग डालेंगे और लेफ्ट साइड और राइट साइड में 2 एरो निकालेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे प्राचीन अवधारणा और आधुनिक अवधारणा। प्राचीन अवधारणा में हम सबसे पहले वेद और उपनिषद में पर्यावरण से स्टार्ट करेंगे। चूंकि वेदों से आया है धर्म, तो धर्म और पर्यावरण हो जाएगा। धर्म में क्या करते हैं अपन? पर्व और त्योहार मनाते हैं, तो फिर हो जाएगा 3rd नंबर पे पर्व और त्योहार के साथ पर्यावरण। फिर उसके बाद भारतीय ग्रंथों में पर्यावरण और अन्य पॉइंट फिर उसके बाद लिख देंगे। वहीं हम आधुनिक अवधारणा में क्या कहेंगे? विभिन्न प्रकार के आंदोलन, विभिन्न प्रकार के संवैधानिक प्रावधान, विभिन्न प्रकार के अधिनियम, विभिन्न प्रकार की नीतियां और प्रावधान, इन सबको हम जो है रख देंगे। साथ में करंट अफेयर के जो भी एग्जाम्पल है उन्हीं में अंदर पॉइंट्स में पुट करेंगे। अब उसके बाद ये 10 मार्कर का फॉर्मेट है। फिर उसके बाद हम प्राचीन अवधारणा को डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें वेदों और उपनिषदों में 4 पॉइंट लिखेंगे। वेदों और उपनिषदों में पर्यावरण में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि पंच तत्व के रूप में 5 चीज़ों को महत्व दिया गया है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की अवधारणा प्रचलित है।
फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि वनस्पति वन आस्था पयद तद ऋग्वेद में बताया गया है। फिर यजुर्वेद का पॉइंट लिख देंगे कि भैया यजुर्वेद क्या करते हैं, वृक्षात रक्षति रक्षिता। ठीक है, ये 4 पॉइंट लिख दिए। अपना वेदों और उपनिषदों में पर्यावरण कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद हम धर्म और पर्यावरण करेंगे। धर्म और पर्यावरण में सबसे पहले हिंदू धर्म बता देंगे, जिसमें सबसे पहले वृक्षों को पूजनीय बता देंगे, जानवरों को पूजनीय बता देंगे यानी कि जीवों को, जैसे नाग पूजा वगैरह हो जाएंगी। फिर उसके बाद नदियों को पवित्र बता देंगे, जैसे गंगा हो जाएगी, नर्मदा हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जैन धर्म में देख लेंगे। जैन धर्म में हम अहिंसा परमो धर्मा लिख देंगे, तो उससे ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद सिख धर्म में लिख लेंगे, तो गुरु नानक ने स्वयं क्या किया है भैया, प्रकृति संरक्षण पर्यावरण संतुलन की बात की है। उसके अलावा बौद्ध धर्म में वृक्षों के महत्व को बताया गया है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पर्व और त्योहार में पर्यावरण को देखेंगे। पर्व और त्योहार में पर्यावरण को देखते टाइम पे हम देखेंगे कि 3 पॉइंट लिखने हैं अपन को। कितने पॉइंट लिखने हैं, 3 पॉइंट। सबसे पहले वेदों और उपनिषदों में हमने 4 पॉइंट लिखे थे, धर्म और पर्यावरण में 4 पॉइंट लिखे थे। अब पॉइंट को घटाएंगे, यानी कि पर्यावरण, पर्व और त्योहार में अपन पर्यावरण के लिए 3 पॉइंट लिखेंगे। पहला लिखेंगे वृक्षारोपण, फिर दूसरा लिखेंगे सम्मान प्रतिष्ठा, और फिर उसके बाद गंगा दशहरा। वृक्षारोपण में लिखेंगे हम वट सावित्री और तुलसी विवाह, नाग पंचमी, ये लिखेंगे। फिर उसके बाद मकर संक्रांति और छठ पूजा में हम आस्था प्रकट करते हैं सूर्य के प्रति और जल के प्रति। फिर गंगा दशहरा, जिसमें नदियों की पवित्रता को बनाए रखने की बात होगी। फिर भारतीय ग्रंथों के में पर्यावरण की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले महाभारत की बात करेंगे। महाभारत में बोलेंगे कि भैया माता पिता के समान पर्यावरण हमारी रक्षा करती है। ठीक है, ये लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे भगवत गीता और रामायण। भगवत गीता हम लिखेंगे श्री कृष्ण स्वयं पर्यावरण संतुलन की, प्राकृतिक संतुलन की बात करते हैं। फिर उसके बाद रामायण में लिखेंगे कि वनवास के दौरान प्रकृति के महत्व को समझाया गया। फिर अन्य पॉइंट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह नहीं बचेगी, कम जगह है। इमेजिन करो आपके पास 2 ही पेज हैं, आपके आधे पेज से ज़्यादा भर चुका है, मतलब सॉरी सेकंड पेज का आधा पेज, लगभग आधे से थोड़ा कम पेज भर चुका है। अब आधुनिक अवधारणा की बीच में हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद उसके पॉइंट लिखेंगे। जैसे विभिन्न आंदोलन, पहला पॉइंट लिखा तो उसमें हम बिश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, एपिको आंदोलन, ये सारे आंदोलन डाल देंगे। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे विभिन्न प्रकार के अधिनियम डालेंगे, और अधिनियम में 3-4 एग्जाम्पल देंगे, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972-73, और फिर उसके बाद अपन NGT एक्ट 2010 ये डाल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बहुत सारे प्रावधान हैं, मतलब संवैधानिक प्रावधान, ये तीसरा पॉइंट बनाएंगे। तीसरे पॉइंट में संवैधानिक प्रावधान में हम जो भी संविधान के प्रावधान है, जैसे कि अनुच्छेद 21 लिख देंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसके बाद लिख देंगे अनुच्छेद 48, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण करने की बात कही गई है। उसके अलावा लिख देंगे अनुच्छेद 51 का, जिसमें मौलिक कर्तव्य में पर्यावरण संरक्षण की बात है। फिर उसके बाद अपन क्या लिख देंगे भैया, विभिन्न प्रकार की नीतियां लिख देंगे, जैसे पर्यावरण संरक्षण नीति और जलवायु परिवर्तन पर नीति जो अपन ने बनाई है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जो कि 2008 की है, वो भी अपन लिख देंगे, NAPCC जिसको बोलते हैं। फिर इसके अलावा अन्य करके लिख देंगे, अन्य करके में लिख देंगे स्वच्छ भारत अभियान, नर्मदा बचाओ आंदोलन एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, फिर इसके बाद ये आधुनिक अवधारणा खत्म हुई। लास्ट में अपन लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखने से पहले लिख देंगे कि भैया जो है पर्यावरण संरक्षण को अत्यधिक बल देने के लिए भारतीय परंपरा में उसे पूजनीय बताया गया है, और इसे नैतिक मूल्यों से जोड़ा जा रहा है, और प्रत्येक स्तर पर पर्यावरण, मतलब प्रत्येक शिक्षा के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन जोड़कर ही पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी अपने मन से जो भी आपको लिखने वाले हो निष्कर्ष, वो सब सही नहीं है, निष्कर्ष में कुछ गलत नहीं है। बस ये है कि आधुनिक निष्कर्ष के लिए कोई करंट अफेयर डाल दो तो ये 10 मार्कर में फॉर्मेट हो गया। सेम टू सेम अगर 7 मार्कर में आएगा तो हमको ये निष्कर्ष विष्कर्ष नहीं लिखना, मेन हेडिंग डालनी है, और उधर अपन को मेन अपन को कर देना, जो मैंने आपको लिखवाया वैसा एज इट इज लिख देना आप 7 मार्कर में। फिर उसके बाद आते हैं अपन जनपद उद्वंश में। ठीक है, ये हो गया क्लियर क्या? अगर क्लियर है तो 1 दबाएं, नहीं क्लियर है तो 2 दबाएं। और याद हो गया कि नहीं हो गया? लास्ट पॉइंट कौन सा? लास्ट पॉइंट जैसे अन्य पॉइंट डालेंगे वो, या फिर निष्कर्ष समझा दूं निक्कू? अन्य पॉइंट में अपन कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे अपने मन में जो भी आ रहा है, जैसे कि अपन विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाई गई हैं वो, है ना, ये
ये मन से पॉइंट डालना है उसमें, जैसे कि पूजनीय बताया गया है। लाइफ मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसे करके है इसका फुल फॉर्म। लाइफ एक पहल है एनवायरनमेंट के लिए, जो मोदी जी द्वारा स्टार्ट की गई थी। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इसका फुल फॉर्म है शायद। हाँ बिल्कुल, अंकुर अभियान डाल सकते हैं, एक पेड़ माँ के नाम डाल सकते हैं। हाँ, मिशन लाइफ है वो। तो ये न्यू एग्जाम्पल हैं जो अपन को पुट करने हैं। इज इट क्लियर? हमारा 10 मार्कर का फॉर्मेट तैयार हो चुका है। इसमें अपन को 7 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे अगर इस तरीके से आप लिखोगे। मोना, ये तीसरी क्लास है शायद, तीसरी या चौथी, इस वजह से आप पहली क्लास से देखोगे तो समझ में आएगा। हालांकि इसको रेगुलर करते रहना, आपको समझ में आते जाएगा। ठीक है। हाँ, भावना ऐसा भी कर सकते हो। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है 7 नंबर में, जनपदोद्वंश। जनपदोद्वंश में पूछ सकते हैं भैया जनपदोद्वंश पर टिप्पणी लिखिए, या फिर राइट एन शॉर्ट नोट ऑन, हाँ, लाइफ स्टाइल ऑफ एनवायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। देखो बीच में मत करो, अभी रुक जाओ। जनपदोद्वंश से क्वेश्चन पूछा जाए, राइट नोट ऑन एपिडेमिक पूछा जाए, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे? जनपदोद्वंश में सबसे पहले 7 नंबर में लिखना है, तो जितने भी आयाम हो सकते हैं उन आयामों को कवर करते हुए लिखेंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट लिखना है अपन को, यानी कि टिप्पणी लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम जनपदोद्वंश हेडिंग डाल देंगे और उसके सामने लिख देंगे भैया जनपद प्लस उद्वंश। जनपद के पास ब्रैकेट में लिख देंगे कोई स्थान विशेष, ध्वंस के साथ लिख देंगे विनाश। फिर इसके बाद लिखेंगे अर्थात लोगों या समुदाय का विध्वंस या विनाश ही जनपदोद्वंश कहलाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे परिभाषा, उसमें लिखेंगे कि भैया जब कोई रोग स्थान विशेष, मतलब जब कोई रोग या आपदा व्यक्तिगत कारणों की बजाय पूरे जनपद को प्रभावित करती है, तो वो क्या कहलाती है? जनपदोद्वंश कहलाती है। ये परिभाषा लिखेंगे, नीचे ही साइड में वहीं बगल में लिख देंगे चरक संहिता। ठीक है, ताकि पता चल जाए कि हमने चरक संहिता से डेफिनेशन को लिया है। फिर उसके बाद लिखेंगे उसका वर्णन, जो कि 2 जगह से लिया गया था। पहला चरक संहिता के कौन से विमान स्थान के अध्याय 3 से, और सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान से, यहाँ से लिख देंगे। फिर इसके बाद हम शब्द प्रतिपादन नहीं लिखेंगे, हम सीधे लिखेंगे कारण। कारण कितने हैं? 4 हैं। पहला है दूषित वायु, दूषित जल, दूषित देश, दूषित काल हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसके प्रभाव लिखेंगे। प्रभाव में अपन 3 पॉइंट लिखेंगे एक ही लाइन में, एक लाइन में 3 पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि कम जगह है तो एक लाइन में 3 पॉइंट छोटे छोटे लिखेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट लिखेंगे अपन व्यक्तियों की मृत्यु या फिर जनधन, व्यक्तियों की मृत्यु। दूसरा लिखेंगे जनधन की हानि। फिर उसके बाद लिखेंगे पर्यावरण का विनाश। ठीक है, 3 पॉइंट लिख दिया अपन ने। फिर उसके बाद लिखेंगे अपन आधुनिक उदाहरण इसके, जैसे कि कोरोना, प्लेग, चेचक, उत्तराखंड की बाढ़, सुनामी वगैरह, ये सब लिखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे जिसमें प्रकार लिखेंगे, और प्रकार में सीधे नाम लिख देंगे। पहला संक्रामक रोगों से होने वाला, दूसरा लिख देंगे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला, तीसरा लिख देंगे मानव जनित कारणों से। और इसका एक एक एग्जाम्पल लिख देंगे। जैसे संक्रामक रोग का लिख देंगे प्लेग, प्राकृतिक आपदाओं का लिख देंगे भूकंप, सुनामी, और मानव जनित का लिख देंगे परमाणु विस्फोट और युद्ध। ठीक है, फिर उसके बाद रोकथाम के 3 पॉइंट लिख देंगे। पहला पॉइंट लिख देंगे रासायन द्रव्यों का सेवन, दूसरा लिख देंगे आचार रसायन का पालन, तीसरा लिख देंगे पंचकर्म और शुद्धिकरण। 3 पॉइंट लिख देंगे समाधान के, और लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे। अगर बची जगह तो, नहीं बची जगह तो निष्कर्ष नहीं लिखेंगे। ये आपका 7 मार्कर में तैयार हो जाएगा। जनपदोद्वंश का आपको समझ में आ गया क्या? अभी इमेजिनेशन करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि अभी से आपको इमेजिनेशन हो, क्वेश्चन देखते से ही आपको दिमाग में फ्रेमिंग आने लगे कि ऐसे ऐसे लिखेंगे। हाँ बिल्कुल मानव, इंग्लिश में भी बता देता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे वर्ड मीनिंग, देन लिखेंगे डेफिनेशन, देन लिखेंगे डिस्क्राइब्ड, है ना। फिर उसके बाद लिखेंगे अपन कॉजेस, फिर उसके बाद लिखेंगे इफेक्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे अपन मॉडर्न एग्जाम्पल, देन उसके बाद लिखेंगे टाइप्स, देन उसके बाद लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, ये हेडिंग्स डालेंगे अपन। कंक्लूजन में लिख सकते हैं कुछ भी, पर अभी कंक्लूजन की तरफ मत जाओ। इतना लिख दोगे बहुत काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। फिर उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ, तो आप लिख सकते हो क्या विकृतियाँ? मैंने आपको लिख के बताया भी है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं तो 1 दबाएं, नहीं है क्लियर तो 2 दबाएं।
और फिर उसके बाद अपन जो है मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव देखेंगे। उन्नीस दबा रहे हो, आगे पढ़ो। अब दीपक रुक जाओ, ये जो तुम आगे भगने की कह रहे हो ना, आगे पाठ पीछे सपाट हो जाए, मेरे से मत बोलना बाद में। निष्कर्ष नहीं बोला पूजा मैंने, निष्कर्ष की तरफ मत भागो यार, अभी जितना बोलना है उतना करो, निष्कर्ष मत करो अभी, ठीक है। निष्कर्ष अपने आप बनने लगेगा, रुक जाओ थोड़ा सा, आधे घंटे में ही सब सीखना रहता है आपको भी यार, अभी फॉर्मेटिंग सीख गया उतना काफ़ी नहीं है। चलो अब उसके बाद मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव, अगर क्वेश्चन आएगा तो सीधा 10 मार्कर में आएगा, ठीक है। तो अब पर्यावरण पर प्रभाव आएगा तो अपन केवल प्रभाव अकेले नहीं लिख सकते, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन आपकी किताब में एज इट इज नोट्स में एज इट इज मैंने लिखवाया है। पहला कौन सा है भैया कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करता है, लेकिन ये गतिविधियां जो हैं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं कि नहीं डालती हैं। तो अब इन्हीं को दो रूपों में देख सकते हैं, ये मत डालना, सीधे यहाँ तक डालना। इंट्रोडक्शन डाल दिया, फिर उसके बाद वो डायग्राम लिखना, मानव आगे एरो बना के उपयोगितावादी संस्कृति, देन एरो बना के संसाधनों का अतिदोहन, देन एरो बना के पर्यावरण का क्षरण। फिर इसके बाद जो टेबल मैंने आपको बताई थी, मानव गतिविधियां एक साइड लिखना एक कॉलम में, फिर उसके बाद लिखना पर्यावरण का प्रभाव, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है वो, देन इसके बाद तीसरे नंबर पर लिखना उनका परिणाम, और चौथे नंबर पर लिखना उसका समाधान। जब ये पॉइंट्स लिख दोगे तो आपका जो है मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें 8 से 9 पॉइंट जो है मानव गतिविधियों के मैंने आपको बताए हैं, उन पॉइंट्स के अंतर्गत डिटेल्स भर देना। डिटेल्स कैसे भरना, अपने मन से जो भी आ जाए, जैसे कृषि रसायनों का प्रयोग, भैया क्या प्रभाव पड़ेगा इससे, आप खुद सोचो। अगर रसायनों का प्रयोग किसी में पड़ेंगे तो सीधी से मिट्टी और जल स्रोत दोनों प्रदूषित हो जाएंगे, तो ये प्रभाव पड़ गया। एग्जाम्पल या फिर इसका परिणाम क्या होगा, तो खाद्य श्रृंखला विकृत हो जाएगी, मतलब आपको विषैले फूड मटेरियल खाने पड़ेंगे, हानिकारक रोगों में वृद्धि हो सकती है। समाधान क्या रहेगा, आप जैविक कृषि को बढ़ावा दे दो, प्राकृतिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग कर लो। इस तरीके से जो है आपको मन से पॉइंट वहाँ पे लिखने, इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये ऐसे ही करना है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको अभी इंग्लिश और हिंदी में जो है PDF भेज दूंगा, तो आपका क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। आप उसको एज इट इज़ याद ना करें, एज इट इज़ याद करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि याद करना टाइम है, वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उन्हें समझ सकते हो कि ये तो मन से ही लिखने वाले पॉइंट हैं, इनको क्या ही याद करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। निक्कू अभी क्या कर रहे थे अपन, खुद से भी ऐसे ही करना है जैसे मैंने कराया है। आंखें बंद करो, जो जो पढ़ा था एज इट इज बोलते चले जाओ, जहां भी रुके वहां देख लो, फिर उसके बाद छुपा के फिर बोलते चले जाओ। मैंने ये सब बिना देखे ही तो बोला है। किस किस का अच्छे से रिवीजन हो गया, सबको याद हो गया? जिसको नहीं हुआ है वो अपने से खुद से एक बार और देख के रिवीजन करना, फिर उसके बाद बिना देख रिवीजन करना, ठीक है। और लिखने का तरीका भी दिमाग में बन गया होगा कि ऐसा पेज आएगा, ऐसे लिखना है ना। जब ये यूनिट कंप्लीट होगी ना, तब आपसे मैं क्वेश्चन बोलूंगा और आप आंसर ऐसे फ्रेम कर दोगे जैसे चुटकियां बजा रहे हो आप। ऊर्जा उत्पादन से क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो हिमानी गौतम, अपन खुद सोचो कि ऊर्जा बना रहे हैं अपन, यानी कि रिन्यूएबल्स नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोयला का, पेट्रोलियम का ऊर्जा बनाने में। अब कोयला और पेट्रोलियम से क्या निकलेगा, बहुत सारा वो निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सभी चीज़ों से क्या हो जाएगा, हानिकारक गैसें निकलेंगी और ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो जाएगा, है ना। इसलिए इसके समाधान के लिए क्या कर सकते हैं अपन, समाधान के लिए अपन जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। तनुजा फर्स्ट डे है ना, कोई टेंशन नहीं है, आप पुरानी लेक्चर देख लेना, लेकिन साथ में इसके पढ़ते रहो। चलो
अब अपन आगे स्टार्ट करने वाले हैं। जो आज से जुड़े हैं वो याद रखें, अभी तक रिवीजन कर रहे थे हम, अब आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दीपक ओझा उद्यमिता और सोशियोलॉजी लेक्चर देखकर कंप्लीट। ये ऐसे जो भी डाउट्स आया करें ना, सब लोग सुन लो ध्यान से, ऐसे जो भी डाउट्स आया करें क्लास के बाद पूछ लिया करो। 10 मिनट का समय दे दूंगा, उसमें आप पूछ लिया करो। ये बीच क्लास में पूछते हो ना तो क्लास डिस्टरबेंस होती है और सभी लोगों को डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो अपनी समझदारी का परिचय देते हुए बाद में पूछा करो क्लास के, ठीक है। चलो आ जाओ। ये मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव देख लिया था। इसकी ये वाली टेबल आपको बनी हुई मिल जाएगी अगर आपने नहीं बनाई हो तो। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं अपन? चलो नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। और नेक्स्ट पेज में आप जो है एक लाइन खींच लीजिए ऐसी। जो नए जुड़े हैं उनको बता दूं, पहली क्लास से आपको देखना स्टार्ट करना है, लेकिन इस क्लास को कंटिन्यू करते हुए, पुरानी क्लास को कवर करना है, इस क्लास को कंटिन्यू करते हुए। लाइव क्लास नहीं छोड़नी, लाइव क्लास का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है पर्यावरण पर, पर्यावरण से संबंधित नैतिकता और मूल्य, ठीक है। चलो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब इस नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। चलो सबसे पहले हम इसमें क्या देखने वाले हैं? इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय देखने वाले हैं। दूसरे नंबर पर हम क्या देखने वाले हैं? इससे संबंधित दृष्टिकोण है, संबंधित दृष्टिकोण यानी कि कॉन्सेप्ट, रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, दृष्टिकोण, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या देखने वाले हैं? इससे संबंधित मुद्दे यानी कि इशू, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? इसकी प्रकार देखने वाले हैं, प्रकार बोलते हैं, या फिर इसकी श्रेणियां देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? इसके सिद्धांत देखने वाले हैं, कौन कौन से सिद्धांत इसमें यूज होते हैं। फिर इसका महत्व देखने वाले हैं और इसको बढ़ाने के उपाय देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, परिचय स्टार्ट करते हैं। तो परिचय में ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। अब परिचय में अगर आप देखोगे तो आप पाओगे, भैया कौन सी पेन यूज कर रहा था कंटेंट के लिए? ब्लू। चलो हाँ, तो परिचय के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि भैया पर्यावरणीय नैतिकता सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन। तो आखिरकार पर्यावरणीय नैतिकता होती क्या है? तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल लें कि पर्यावरणीय नैतिकता, पर्यावरणीय नैतिकता। जब पर्यावरणीय नैतिकता आप हेडिंग डालोगे तो यहाँ पे पाओगे भैया कि ये कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है, ये एक शाखा है। किसकी? व्यवहारिक दर्शन शास्त्र की, ठीक है। बिहेवियरल जो एथिक्स है उसकी एक शाखा है, एक ब्रांच है ये पर्यावरणीय नैतिकता। जो हमारे आसपास जो भी पर्यावरण है उससे संबंधित जितनी भी एथिकल वैल्यूज है और एथिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी करती है, उनका अध्ययन करती है। तो क्या है भैया पर्यावरणीय नैतिकता? पर्यावरणीय नैतिकता व्यवहारिक दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। क्या है? कि एक शाखा है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? अपन क्या करते हैं? जिसके अंतर्गत आसपास के पर्यावरण से संबंधित जो भी होता है, आसपास के पर्यावरण से संबंधित नैतिक मूल्यों
और समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। It is a branch of behavioral ethics in which we have to study about the environmental ethical values and problems. Okay. अब उसके बाद सरल शब्दों में अगर इस चीज़ को हम लिखना चाहें कि भैया सरल शब्दों में हमको बता दो, हमको ये कठिन परिभाषा याद नहीं है, तो सरल शब्दों में क्या बोलेंगे भैया? सरल शब्दों में बोलेंगे कि मानव और पर्यावरण के बीच नैतिक संबंधों को ही पर्यावरणीय नैतिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अब अगर इसको अपन लिखना चाहें तो पर्यावरण नैतिकता से तात्पर्य क्या है भैया? पर्यावरण एवं मानव के बीच नैतिक संबंधों से है। अब सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि हम बार बार इसमें नैतिक शब्द यूज कर रहे हैं, एथिकल शब्द यूज कर रहे हैं। तो एथिकल शब्द या नैतिक शब्द का मतलब क्या होता है? तो एथिकल या नैतिक शब्द का मतलब होता है सही और गलत की पहचान करना, कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये क्या कहलाता है भैया? नैतिकता कहलाता है। अब हम जब पर्यावरण के बीच नैतिक संबंध स्थापित करेंगे तो सीधी बात है, हमको पता होना चाहिए कि पर्यावरण और हमारे बीच कुछ चीज़ों को करना चाहिए, कुछ चीज़ों को नहीं करना चाहिए। जैसे पेड़ काटने चाहिए कि नहीं काटने चाहिए? नहीं काटने चाहिए। जीवों को मारना चाहिए, शिकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। पर्यावरण की आपदाएं बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? अपनी वजह से बढ़ सकती हैं। तो ये है नैतिकल एथिकल वैल्यूज़ या एथिकल कॉन्सेप्ट जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है। तो सरल शब्दों की परिभाषा हमारे लिए यूज़ की जाएगी 7 मार्कर में, और 10 मार्कर जब यूज़ होगा तो हम पर्यावरणीय नैतिकता की ऊपर वाली परिभाषा या ऊपर वाला जो है अपन इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अच्छा, अब इसमें मेनली क्या किया जाता है? तो इसमें मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध हैं, जो रिलेशंस हैं, उनको और ज़्यादा मधुर यानी कि बहुत लवली किया जाता है, मतलब बहुत लवेबल बनाया जाता है। तो पर्यावरण और मानव के बीच मधुर संबंधों का विकास किया जाता है इसके अंतर्गत। अब बोले ये कॉन्सेप्ट आया कब से? आप ये भी सोचो कि भैया पहले ये कॉन्सेप्ट था नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो आप देखोगे कि इसका विकास कहाँ से हुआ है। तो इसका विकास जो हुआ है 1960 के दशक से माना जाता है। तो 1960 के दशक से, उससे पहले क्या था? उससे पहले तो भयंकर पर्यावरण को नोच खाओ ऐसी अवधारणा प्रचलित थी। लेकिन उसके बाद जब पर्यावरण का क्षरण होने लगा ना, बुरी तरीके से ओजोन परत क्षरण होने लगी, अंटार्कटिका में आपको जो है ओजोन होल दिखाई दे गया। तो ऐसी स्थिति में फिर उसके बाद 1960 के दशक में से इसका विकास माना गया से, ठीक है। अब 1960 के दशक से इसका विकास हुआ। इसी के क्रम में 1960 के दशक के बाद इसी के विकास क्रम में क्या हुआ था भैया? स्टॉकहोम का सम्मेलन हुआ था 1972 का। तो 1972 का जो स्टॉकहोम सम्मेलन है, स्टॉकहोम सम्मेलन है, इसी के प्रसार हेतु आयोजित किया गया था। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। यहां तक इंट्रोडक्शन तो क्लियर है, माथे के ऊपर से तो नहीं जा रहा? हाँ, मानव गतिविधि हो तो गया था। आस्था, आस्था, अभिलाषा, अभिलाषा मानव गतिविधि हो गया था। उसको अपन को खुद से लिखना था, पर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। मैंने आपको समझाया था ऐसे लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आ जाओ।
अब आगे बढ़ते हैं और संबंधित दृष्टिकोण पे नजर डालते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, संबंधित दृष्टिकोण या रिलेटेड कॉन्सेप्ट। संबंधित दृष्टिकोण। अब सबसे पहले तो इस बात को समझो कि संबंधित दृष्टिकोण का मतलब क्या है या फिर दृष्टिकोण का मतलब क्या है। अब देखो, अगर मैं आप में से किसी से भी मुंह उठा के पूछूं कि भैया एक बात मुझे बताओ कि पर्यावरणीय नैतिकता क्या होती है, तो अब आप अपने मन से, हाँ बिल्कुल इंग्लिश में भी पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे यार, लेकिन बीच बीच में ये चीज़ें मत पूछो ना, फ्लो टूट जाता है ना। इंग्लिश में हिंदी में बोलेंगे, वर्डिंग्स भी इंग्लिश में यूज कर रहा हूं मैं, लेकिन आप टेंशन क्यों ले रहे हो इतनी, ठीक है। हाँ, अब देखना ध्यान से। अब दृष्टिकोण की बात करें तो दृष्टिकोण में सबसे पहले क्या होगा, या आपके जो क्या बोलते हैं दृष्टिकोण जो है या फिर कॉन्सेप्ट है, आप खुद से बताओगे। तो आप अपने मन से जो है, आप अपने मन से कुछ भी बता सकते हो। बोल सकते हो पर्यावरणीय नैतिकता मतलब है पर्यावरण की रक्षा करना। कोई बोल सकता है पर्यावरणीय नैतिकता का मतलब है पर्यावरण और मानव के बीच संबंधों को सुधार करना। कोई बोल सकता है कि पर्यावरण और मानव के बीच जो है पर्यावरण को महत्व देना। कोई बोल सकता है पर्यावरण और मानव के बीच मानव को महत्व देना, है ना, या पर्यावरण के प्रति मानव के कर्तव्य को रखना। इस तरीके से आप अपने अपने दृष्टिकोण रख सकते हो कि नहीं रख सकते। ऐसे ही कई लोगों ने कई सारे दृष्टिकोण देने की कोशिश की, ठीक है, जिनको पार्ट वाइज डिवाइड करके 3 दृष्टिकोण निकलकर सामने आए। कितने निकलकर सामने आए, 3 दृष्टिकोण निकलकर सामने आए। तो अब यहाँ पे अगर आप जानना चाहोगे कि पर्यावरण की नैतिकता से संबंधित कितने दृष्टिकोण हैं, तो यहाँ पे आप लिख दो कि भैया पर्यावरणीय नैतिकता से या फिर एनवायरमेंटल एथिक्स से रिलेटेड कितने दृष्टिकोण हैं। मूलतः 3 दृष्टिकोण हैं। कितने, 3। तो पर्यावरणीय नैतिकता के 3 मूल दृष्टिकोण है। कितने, 3 मूल दृष्टिकोण हैं जो कि निम्न है। अच्छा, यही 3 मूल दृष्टिकोण प्राचीन काल बोल रहा हूं मैं, यही 3 मूल दृष्टिकोण जो है बन गए थे और इन्हीं 3 मूल दृष्टिकोण के से बेस्ड है आपका कौन सा, ठीक है। ये आपके दृष्टिकोण को हम पढ़ने वाले हैं। चलो, अब सबसे पहला जो दृष्टिकोण हम देखने वाले हैं वो कौन सा दृष्टिकोण होगा, तो यहां पे हेडिंग डाल लेते हैं अपन दृष्टिकोण को, और यहां पे देख लेंगे इसका विवरण, जो भी विवरण रहेगा इसका वो लिख लेंगे। चलो, सबसे पहला जो दृष्टिकोण आपको दिखाई देता है वो कौन सा दृष्टिकोण है, यहां लिख देता हूं ऊपर, मानव केंद्रित दृष्टिकोण। मानव केंद्रित दृष्टिकोण, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में वो बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच। क्या भैया हमको पर्यावरणीय नैतिकता में किस चीज का अध्ययन करना चाहिए, तो पहला आता है कि भैया हम मानव केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं, हम मानव केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हैं। बोले ठीक है भैया, मानव केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हैं। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे ऊपर देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है सबसे ज्यादा महत्व किसको देंगे, तो इसमें सबसे ऊपर रखेंगे मानव को। तो मनुष्य पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण जीव है, ये दृष्टिकोण ये कहता है। क्या बोलता है ये दृष्टिकोण ये बोलता है कि मनुष्य पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण जीव है। ये बोलता है ये, और ये भी बोलता है कि बाकी समस्त संसाधन है, यानी कि पृथ्वी के समस्त संसाधन, पृथ्वी के बाकी जैसे कि जीव हों, पौधे हों, सब कुछ जो भी संसाधन है, बाकी संसाधन मनुष्य के उद्देश्य पूर्ति के लिए हैं। सोच रहे हो कितनी उपभोक्तावादी है,
कितनी उपभोक्तावादी दृष्टिकोण है, कितनी उपभोक्तावादी अप्रोच है इसमें। सोचो आप, जो है आपके जो उद्देश्य हैं, यानी कि जो मानव उद्देश्य हैं, उनको क्या बना दिया है, साध्य बना दिया है। तो मानव उद्देश्यों को, मानव हितों को क्या बना दिया, मानव हितों को साध्य बना दिया। साध्य मतलब जो प्राप्त किए जा सकें, यानी कि लक्ष्य। और जो प्रकृति है, प्रकृति को क्या बना दिया, प्रकृति को साधन बना दिया। मतलब कि मानव केंद्रित दृष्टिकोण क्या कहता है, मानव केंद्रित दृष्टिकोण कहता है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर सबसे इम्पोर्टेंट जीव है, और बाकी पृथ्वी के जितने भी संसाधन हैं वो मनुष्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हैं और किसी के लिए नहीं हैं। और यहीं पर मानव हितों को साध्य बना दिया गया और प्रकृति को साधन बनाया गया। अब 1960 के पहले तक, 1960 के पहले तक यही अवधारणा प्रचलित थी। कौन सी, ये मानव केंद्रित दृष्टिकोण वाली। और इसी में भयंकर तरीके से, भयंकर तरीके से जो है लूटामारी मची और पूरा एनवायरनमेंट तहस नहस कर दिया गया। अब दूसरे नंबर पे 1960 के बाद दूसरी जो अप्रोच है या दूसरा जो दृष्टिकोण है वो निकलकर सामने आया। उस दृष्टिकोण का नाम था जीवन केंद्रित दृष्टिकोण। क्या नाम था, जीवन केंद्रित दृष्टिकोण। ठीक है, ये जो जीवन केंद्रित दृष्टिकोण है इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोसेंट्रिक अप्रोच। क्या बोलते हैं, बायोसेंट्रिक अप्रोच। बोले बायोसेंट्रिक अप्रोच में क्या होगा, इसमें बोले बायो दिख रहा है, बायो मतलब जीव, जीव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो मतलब इसमें केवल मनुष्य को नहीं जबकि पूरे जीव जगत को महत्व दिया गया। क्या दिया गया भैया, समस्त जीवधारियों को महत्व दिया गया, समस्त जीवधारियों को महत्व देगा। जैसे जीवधारी में कौन आ सकते हैं भैया, फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिख देता हूं तभी तो आप बोलो, इसमें जानवर भी आ सकते हैं और पेड़ पौधे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो जानवर और पेड़ पौधे सभी इसमें शामिल हो जाएंगे कि भैया इन सभी जीवधारियों को महत्व दिया गया। अब इन सब जीवधारियों को महत्व दिया गया तो भैया क्या बताया गया, ये बताया गया कि मानव, आप अपने आप को श्रेष्ठ मत समझो, आप अच्छे हो, विकसित हो गए हो माना, लेकिन आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप पूरे जीव जगत के प्रति जिम्मेदार रहो, आप उसका जो है रक्षा करो। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण में जो है पृथ्वी पर मानव को सबसे प्रमुख प्रजाति नहीं माना, यानी कि मानव को सबसे प्रमुख प्रजाति न मानकर उसे सभी जीवों के लिए क्या बताया गया भैया, नैतिक जिम्मेदार बताया गया। ये तो हो गया मानव केंद्रित के बाद जीवन केंद्रित दृष्टिकोण। ठीक है, तो हमारे दो दृष्टिकोण हो गए। पहले दृष्टिकोण या पहले अप्रोच में हमने क्या किया, मनुष्य को सबसे ज़्यादा महत्व दिया और बाकी संसाधन मनुष्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बता दिए। हमारे मानव हित जो है वो साध्य बन गए और प्रकृति के साधन जो है वो क्या बन गए, साधन बन गए। फिर इसके बाद जीवन केंद्रित दृष्टिकोण आया। जीवन केंद्रित दृष्टिकोण में समस्त जीवधारियों को क्या महत्व दिया गया, जैसे कि जानवर और पेड़ पौधों को, और मानव को सबसे प्रमुख प्रजाति न मानकर उसे सभी जीवों के लिए नैतिक जिम्मेदार बता दिया गया। ये तो हो गई सेकंड अप्रोच। अब थर्ड अप्रोच जो वर्तमान में चल रही है उस अप्रोच का नाम क्या है, तो उस अप्रोच का नाम है पारितंत्रीय दृष्टिकोण। क्या नाम है, परितंत्रीय दृष्टिकोण। ठीक है, अब इसको बोलते हैं इकोसेंट्रिक अप्रोच। ठीक है,
इकोसेंट्रिक अप्रोच। इकोसेंट्रिक अप्रोच में क्या देखोगे, अच्छा आप खुद सोचो कि आपने पहले में केवल मानव को वरीयता दे दी, महत्व दे दिया है ना, इंपॉर्टेंस दे दी, लेकिन सेकंड नंबर वाले में आपने क्या किया, सारे जीवों को महत्व दे दिया। तो एक बात मुझे बताओ, ये जल, ये पृथ्वी, ये वायु, ये जो आकाश, ये जो आपकी ऊर्जा है, इन सबको कौन महत्व देगा? इनमें तो जीवन होता ही नहीं है। आपने सेकंड वाले दृष्टिकोण में तो केवल जीवधारियों को ही महत्व दिया है, मतलब जिनमें जीवन होता है उनको ही महत्व दिया है ना। तो अब थर्ड नंबर पे क्या आया, नहीं बोले हम सारी चीजों को महत्व देंगे, इस जल को भी महत्व देंगे, इस वायु को भी महत्व देंगे, इस पृथ्वी को भी महत्व देंगे, हम हर एक चीज को महत्व देंगे। तो ये कैसा दृष्टिकोण निकल कर आया, ये एक समग्र दृष्टिकोण था। तो यह एक समग्र दृष्टिकोण था, दृष्टिकोण है मतलब, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, किसी विशेष जाति को बनाए बजाय समस्त पारितंत्र पर महत्व देती है, जो समस्त पारितंत्र, पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम को महत्व देता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें संपूर्ण पृथ्वी को महत्व दिया गया है और संपूर्ण पृथ्वी के संरक्षण की बात कही गई है, ठीक है। इसमें संपूर्ण पृथ्वी को महत्व दिया एवं संपूर्ण पृथ्वी के संरक्षण की बात। ठीक है, चलो ये अपना हो गया भैया दृष्टिकोण। 3 दृष्टिकोण है जो मेनली आपको याद करने हैं और पढ़ने हैं। अगर पूछा जाए पर्यावरणीय नैतिकता से संबंधित दृष्टिकोण बताइए 7 नंबर में, तो एज इट इज टेबल बना के आ जाना, नीचे निष्कर्ष लिख देना, जो कि अपन अभी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए पर्यावरण से संबंधित 3 दृष्टिकोण लिखिए या पर्यावरण से संबंधित पर्यावरणीय नैतिकता से संबंधित दृष्टिकोण को बताइए, तो आप एज इट इज लिखाइएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एज इट इज, आप वहां पे जो है प्रिंट कर दीजिएगा। टेबल कितने पार्ट्स में, सो नेक्स्ट पेज लें। नहीं इतनी ही थी, 3 थे ना, बस हो गई। चलो दृष्टिकोण को इंग्लिश में लिखते हैं अप्रोच, लिखा तो है। मानव केंद्रित दृष्टिकोण मतलब एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच। चलो अब आगे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं इशू पे, यानी कि मुद्दों पे। सेकंड नंबर का फर्स्ट नंबर का टॉपिक हो गया, सेकंड नंबर का टॉपिक हो गया, अब आ जाते हैं मुद्दे पे या फिर इशू पे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हेडिंग डाल लो पर्यावरणीय नैतिकता से संबंधित मुद्दे। तो पर्यावरणीय ठीक है, चल अब एक बात आप खुद सोचो कि भैया कितने सारे मुद्दे हो सकते हैं, कि नहीं हो सकते। मुद्दे मतलब क्या होता है, पहले तो इशू मतलब क्या होता है ये समझना जरूरी है, फिर हम पूरे के पूरे मुद्दे जो है लिख सकते हैं। आप खुद सोचो, क्या सोचोगे, एक बात सोचो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि पर्यावरण की नैतिकता क्यों नहीं बन पा रही है। मानव इंग्लिश में बोल तो रहा हूँ, आप इंग्लिश में नोट्स को टेंशन मत लो, आपको एज इट इज इंग्लिश में मिल जाते हैं क्लास के जस्ट बाद ही। पर क्या है कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, तो उतना ही हो पाता है, जितनी इंग्लिश आती पूरी यहाँ पे उड़ेल देता हूँ, है ना। चलो तो एक बात मुझे बताओ, हम पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको पढ़ रहे हैं, है ना। अब मुद्दों में यानी कि इशू में, यानी कि एनवायरमेंटल एथिक्स रिलेटेड इशू। अब इशू रिलेटेड एनवायरमेंटल एथिक्स ऐसे करके बोलेंगे। अब इसमें क्या है, हम जो भी
पर्यावरण से ले रहे हैं, नोच खा रहे हैं, उन सब पॉइंट्स को लिख देंगे। आपके मन में जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे उड़े लो, जल्दी जल्दी उड़े लो। जो जो पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा है वो सारे के सारे बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, देखो, रिसोर्सेस एक्सप्लॉइटेशन, डिफोरेस्टेशन, कार्बन फुटप्रिंट, संसाधनों का दुरुपयोग, जंगल को काटना, है ना, डेवलपमेंट वर्सेस प्रिजर्वेशन, वनों का विनाश, इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। ठीक है, अनअवेयरनेस, ये सारी चीजें हैं। तो ये पर्यावरणीय नैतिकता से संबंधित मुद्दे हैं। भाई किसी को पता ही नहीं है, कुछ भी कर रहा है। आदमी जो है प्राकृतिक संसाधनों का भयंकर दोहन कर रहा है, यानी कि एक्सेसिव एक्सेसिव रिसोर्स यूज कर रहा है। फिर उसके बाद वायु, जल और भूमि में प्रदूषण फैला फैला रहा है, जलवायु परिवर्तन कर रहा है, जैव विविधता को नष्ट कर रहा है, पारिस्थितिक तंत्र को असंतुलित कर रहा है, यानी कि जो अपना इकोसिस्टम है उसको इम्बैलेंस कर रहा है, वनों का विनाश कर रहा है, यानी कि फॉरेस्ट को डिफोरेस्टेशन कर रहा है ना, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहा है, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट कर रहा है। एक्सक्रीट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, है ना। और फिर उसके बाद उसके अलावा कृषि में भूमि का दोहन कर रहा है, समुद्री जीवों को नष्ट कर रहा है, भयंकर फिशिंग कर रहा है, और फिशिंग की इतनी बड़ी बड़ी टेक्निक, जाल फेंक रहा है सीधे। हाँ, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, पर्यावरणीय जागरूकता का अभाव है इसमें, इसलिए ऐसा हो रहा है। प्लास्टिक और औद्योगिक कचरे फेंक रहा है, पशु के अधिकार नहीं समझ रहा है ना। हाँ, पेट नहीं, पेट ही भर रहा है। अब बिल्कुल सही बात है राधिका, पशु के अधिकार नहीं समझ रहा है, वनों का विकास नहीं करके वो औद्योगिकरण, शहरीकरण पर बल दे रहा है। तो ये खाद्य श्रृंखला को प्रभावित कर रहा है। ये सारे पर्यावरण की नैतिकता से संबंधित मुद्दे हैं। जैसे सोनम ने लिखे हैं, रिसोर्सेज का यूज़ करना, एनवायरनमेंट को इम्बैलेंस्ड करना, डिफॉरेस्टेशन करना, नेचुरल हैबिटेट को लॉस करना, पॉल्यूशन करना, एनिमल राइट का हनन करना, यानी कि एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एनिमल राइट्स, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बजाय नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना, जनसंख्या का बढ़ना, इंडस्ट्रीज लगाना पेड़ काट के। वेरी गुड। तो इस तरीके की सारी चीज़ें क्या आ जाएंगे, इशू आ जाएंगे रिलेटेड टू एनवायरमेंटल एथिक्स। ठीक है, क्या आपको यहाँ पे मन से पॉइंट आए? अगर 5-6 पॉइंट आए हैं तो अब आंखें बंद करो, 6 पॉइंट को 8 पॉइंट बनाओ, उंगलियों पे गिनना, उंगलियों पे गिनना, 8 पॉइंट होने चाहिए। आपके पास है 2 मिनट। डन। 1 मिनट और बचा है। किस किस के 8 पॉइंट हो गए थे? मन से 8 पॉइंट आने चाहिए हैं। अरे वाह सिफा नाज, 12 पॉइंट हो गए। टेंशन मत करो, सबके भी 12-12 होने लगेंगे धीरे धीरे करके।
6 आ पाए थे। अनिकेत और कोशिश करना, 1 2 और आ जाएंगे, है ना। चलो 10 आ गए थे किसी के 8 आ पाए थे। चलो 8 आ पाए थे, 13 आ पाए थे। आप यकीन मानो आप जब इस यूनिट को ख़त्म करोगे ना, आप एक आंसर में 16 पॉइंट लिखने की दम रखोगे और वहां पे लिख के भी आओगे, और ये भी विश्वास दिला देता हूं कि लिख दोगे। ठीक है, तो अभी 7 से 8 पॉइंट जिसको याद आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को मैं लिख देता हूं जल्दी जल्दी से, ताकि आप अपने नोट्स में लिख लें। ठीक है, पहला पॉइंट, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे है वायु, जल एवं भूमि का प्रदूषण। तीसरे नंबर पे हो जाएगा आपका जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान। अरे यार मच्छर खा गया, तापमान। चौथे नंबर पे जैव विविधता का क्षरण। पांचवें नंबर पे लिखना पारिस्थितिक तंत्र की असंतुलता, पारिस्थितिकी तंत्र की संतुलितता। छठवें नंबर पे पॉइंट लिखना वनों का विनाश। ठीक है, इंग्लिश वाले इनको इंग्लिश में मिल जाएंगे आपको, है ना, तो आप टेंशन ना लें। सातवें नंबर पे लिखना ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, गैसों का उत्सर्जन। ठीक है, आठवें नंबर पे लिखना समुद्री जीवन और महासागरों का क्षरण। ये अपन को मन से लिखने हैं यहाँ पे, तो इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको देखने में एक आध दो पॉइंट, जो 8 पॉइंट आ रहे हैं वो बढ़ के 10 हो जाए, है ना। बाकी लिखने मन से ही है अपन को। पर्यावरणीय जागरूकता का अभाव, है ना। फिर इसके बाद प्लास्टिक एवं औद्योगिक कचरा। ठीक है, और लिख देना पशु अधिकारों की कमी। 12वें नंबर पे लिख देना वनों का विनाश। विकास वनाम औद्योगिकरण। ठीक है, तो ये अपन पॉइंट्स लिख देंगे जो आपके काम में आ जाएंगे, और यही सेम टू सेम अगर 7 मार्कर में आ जाए तो एज इट इज अपन जो है इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष के साथ 12 पॉइंट लिखाएंगे वहां पे, या 10 पॉइंट लिखाएंगे, जो भी अपन को याद रहें। ठीक है, चलो यहां तक आप लोगों को क्लियर है क्या? हाँ बिल्कुल सही पॉइंट है सचिन, जो भी पॉइंट अपन को याद आ रहे हैं वो सब सही है। जैसे कि पर्याली जलाना, है ना, ये भी तो अच्छा पॉइंट है। तो ये पर्यावरण के प्रति अजागरूकता या नैतिक चीजों को, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संधि को पालन न किया जाना, बिल्कुल देवराज, जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सब लिख दो, कोई भी गलत नहीं है। यही कहलाता है स्मार्टनेस। ठीक है, चलो। विकास है, विकास है। अगर वनों का विकास करेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो वनों का विनाश होगा, तो वो विकास ही है। चलो चलो,
अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट हेडिंग पे। नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी रहेगी वो रहेगी पर्यावरणीय नैतिकता की श्रेणियां। क्या लिखेंगे अपन? पर्यावरणीय नैतिकता की श्रेणियां या पर्यावरणीय नैतिकता के प्रकार। चलो तो हेडिंग डाल लो, पर्यावरणीय नैतिकता की श्रेणियां। श्रेणियां बोल दो या फिर इसको अपन प्रकार भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपनी पर्यावरणीय नैतिकता की श्रेणियां या फिर प्रकार हो जाएंगे। तो देखो, ये जो श्रेणियां हैं या ये जो प्रकार हैं, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं? तो यहीं पे शॉर्ट में लिख दो भैया, प्रतिपादन किसने किया है? ये किया है मार्शल ने। किसने किया है? मार्शल ने किया है, ठीक है। चलो अब ये हैं कितनी श्रेणियां? तो ये भी हैं 3 श्रेणियां। कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग डालोगे, ए नंबर की हेडिंग डाल लोगे, जैसे कि ए नंबर की हेडिंग डाल लेते हैं, या फिर ए डाल लो या फिर 1 डाल लो, कुछ भी डाल लो। ये श्रेणी है मुक्तिवादी श्रेणी, मुक्तिवादी विस्तार श्रेणी, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में लिबर्टेरियन एक्सटेंशन, ठीक है। अब इस श्रेणी में क्या होगा? इस श्रेणी में मुक्तिवादी विस्तार में नाम से ही समझ में आ रहा है हमको लिबर्टी मिलेगी, यानी कि मुक्ति मिलेगी। क्या मुक्ति मिलेगी? कि हम कुछ भी कर सकते हैं, आप फ्री हो, किसी भी चीज को करने के लिए फ्री हो। इसका मतलब ये कैसा पक्ष है? ये एक प्रकार का राजनीतिक पक्ष है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, यह एक राजनीतिक पक्ष है। एनवायरमेंटल एथिक्स का राजनीतिक पक्ष है, ये राजनीतिक पक्ष है, ठीक है भैया। अच्छा, राजनीतिक पक्ष है तो इसमें क्या होगा? इसके अनुसार क्या होगा? तो इसके अनुसार क्या होगा भैया? इसके अनुसार मानव सहित अन्य सभी जीवों को अपने विस्तार का अधिकार होगा, क्योंकि फ्री है सब कोई। अपने विस्तार के लिए, अपने प्रसार के लिए, अपनी जनजाति को बचाने के लिए, अपनी सारी चीजें करने के लिए वो फ्री है सब लोग। तो मुक्तिवादी विचारधारा या विस्तार ये बोलता है कि सब लोग फ्री हैं। तो इसके अनुसार मानव सहित अन्य समस्त जीव को अपने विस्तार का अधिकार है ना। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ऑल दी बायोस हैव देयर राइट टू एक्सपेंड, है ना, या एक्सटेंशन का सबका अधिकार है। अब इसमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव अपने मूल्यों को दूसरों पर थोप नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? मूल्यों को दूसरे पर थोप नहीं सकता। तो कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति अपने मूल्यों को दूसरों पर नहीं थोप सकता, ठीक है। चलो अब ये तो हो गई मुक्तिवादी विस्तार। सेकंड नंबर पे जो आती है बी नंबर की, वो कौन सी है? तो ये है संरक्षण नैतिकता। प्रकार है ये संरक्षण नैतिकता। संरक्षण नैतिकता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कंजर्वेटिव एथिक्स। कंजर्वेटिव एथिक्स। कंजर्वेटिव एथिक्स क्या कहती है? कंजर्वेटिव एथिक्स कहती है भैया कि हम जो है कंजर्व करके रखें, यानी कि संरक्षित करके रखें भविष्य की पीढ़ियों के लिए जो भी प्राकृतिक संसाधन वर्तमान में है। तो यह क्या करती है? भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित
करने पर केंद्रित है कि नहीं है? बिल्कुल है कि भैया भावी पीढ़ियों के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, इसलिए हम प्राकृतिक संसाधनों को जिम्मेदारी और विवेकपूर्ण दोहन पर केंद्रित करते हैं। तो यह प्राकृतिक संसाधनों के जिम्मेदारी और विवेकपूर्ण दोहन पर केंद्रित है। ठीक है, ये तो हो गई अपनी, जिसमें क्या करेंगे अपन भावी पीढ़ियों के लिए, यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उस नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्राकृतिक संसाधनों को यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखेंगे और उसको एक जिम्मेदारी के रूप में लेंगे, है ना। और उसके अलावा उनका जो है विवेकपूर्ण दोहन करेंगे, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा जो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उन्हें कंजर्व करके रखेंगे। ये कंजर्वेटिव एथिक्स है। देन उसके बाद लास्ट जो एथिक्स होती है वो है सी नंबर की, इसे बोलेंगे पारिस्थितिक विस्तार। पारिस्थितिक विस्तार, ठीक है, इसे बोलेंगे इकोलॉजिकल एक्सटेंशन। एक मिनट रुकिएगा। तो क्या बोलेंगे, पारिस्थितिक विस्तार या फिर इकोलॉजिकल एक्सटेंशन बोलेंगे। अब इकोलॉजिकल एक्सटेंशन में क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल एक्सटेंशन में बोलते हैं कि भैया ये एक वैज्ञानिक पक्ष है। कैसा पक्ष है, साइंटिफिक पक्ष है। ठीक है, तो वैज्ञानिक पक्ष है, तो यह एक वैज्ञानिक पक्ष है कि नहीं है? ये एक वैज्ञानिक पक्ष है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि हम पूरे के पूरे पारिस्थितिक तंत्र को यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करेंगे, उसके स्वास्थ्य को बनाए रखेंगे, पूरे प्राकृतिक संसाधन को और पर्यावरण को संतुलित करके उस पर संरक्षित करने का प्रयास करें। मतलब पूरी दृष्टिकोण को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हर तरीके से संतुलित करना है। तो ये क्या करता है भैया, पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन और स्वास्थ्य को बनाए रखने का प्रयास करता है। अब ये प्रयास कैसे करेगा, तो इस प्रयास के लिए करता है भैया, ये क्या करता है, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण का संरक्षण। तो प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण का संरक्षण। इज इट क्लियर? तो हमने क्या देखे भैया, तीन दृष्टिकोण देखे। सबसे पहला दृष्टिकोण बोल रहा हूं, हमने तीन श्रेणियां देखी जो कि मार्शल ने बोली हैं। पहली है मुक्तिवादी विस्तार श्रेणी, जो कि लिबर्टेशियन एक्सटेंशन कहलाती है। इसमें एक राजनीतिक पक्ष है, इसके अनुसार मानव सहित अन्य समस्त जीव अपने विस्तार का अधिकार रखते हैं और कोई भी व्यक्ति अपने मूल्यों को दूसरे पर थोप नहीं सकता। ये बोलता है मुक्तिवादी विस्तार। देन उसके बाद आती है संरक्षण नैतिकता। संरक्षण नैतिकता बोलती है कि मनुष्य की भावी पीढ़ियों के लिए हमको प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है और प्राकृतिक संसाधनों को जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से और विवेकपूर्ण तरीके से दोहन करना है। ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है, यानी कि फॉर द नेक्स्ट जनरेशन वी हैव टू कंजर्व द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज या फिर नेचुरल रिसोर्सेज। फिर उसके बाद देखेंगे पारिस्थितिक विस्तार, ये इकोलॉजिकल एक्सटेंशन है। ये बोलता है कि इट इज़ ए टाइप ऑफ साइंटिफिक पक्ष को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, साइड। तो इट इज़ अ साइंटिफिक साइड ऑफ इकोलॉजिकल एथिक्स, है ना। फिर उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन और स्वास्थ्य को बनाए रखने का प्रयास करती है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का, पर्यावरण का संरक्षण बात की गई है। यहाँ तक क्लियर है क्या आप लोगों को सबको?
एक बार मुझे बता दीजिए। हाँ, एस्पेक्ट बोल सकते हैं, फेवर बोल सकते हैं, साइड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इतने तो पर्यायवाची हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। है ना। चलिए, अब नेक्स्ट जो चीज है वो पर्यावरणीय नैतिकता के सिद्धांत है। ये अपन को याद नहीं हुआ होगा, लेकिन अभी अपन को केवल समझना है, याद कल करेंगे अपन इनको। अभी अपन को समझ रहे थे बस। अब अपन जो नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं वो कौन सी चीज पढ़ने वाले हैं भैया? अब ये जो सिद्धांत हैं उनको अभी नहीं पढ़ेंगे, हम महत्व और उपाय पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लो 2, बीच में एक लाइन खींच देते हैं। ये लाइन खींच दी। अब एक हेडिंग डाल लो इधर, पर्यावरणीय नैतिकता का महत्व। ठीक है, और एक तरफ डाल दो पर्यावरणीय नैतिकता बढ़ाने के उपाय। याद करो, एक क्वेश्चन आया था, काय में आया था? उद्यमिता में, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप में आया था। क्या क्वेश्चन आया था? ये व्यक्तित्व विकास में आया था, जिसमें भी आया था, व्यक्तित्व विकास वाले में आया था, उद्यमिता की 4th यूनिट में। क्या आया था? नीतियों के उचित क्रियान्वयन के में क्या क्या समस्याएं आती हैं। और हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन दे देंगे, नीतियों के या कार्यक्रमों के उचित क्रियान्वयन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, और अगर उनका अच्छे से क्रियान्वयन हो जाए तो क्या लाभ होते हैं। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था कि नहीं? मतलब उसमें 2 चीजें पूछी थी आपसे, बोलो हाँ। 2024 का क्वेश्चन था वो। आप लोगों में से किसी ने अगर मेंस का पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा या याद होगा। ठीक है, अब 2 चीजें अपन से पूछी थी। हमारे पास पेज था कितने लाइन का? 13 लाइन का। और 13 लाइन के पेज में हमको 2 चीजें पूछी हैं, पॉइंट लिखने हैं ज्यादा। भाई अगर आप वैसे 13 लाइन को यूज करोगे तो आधे पॉइंट उसके लिखे हो जाएंगे, आधे उसके। एक लाइन का इंट्रोडक्शन, एक लाइन का निष्कर्ष, यानी कि बचे 10 लाइन में से 5 उसके लिख दो, 5 उसके लिख दो। यार ये तो दिक्कत हो गई 7 मार्कर में। बिल्कुल ऐसी स्थिति में क्या करो, पेज को बीच से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? पेज को बीच से डिवाइड कर दो, जैसे मैंने किया है। एक तरफ लिख देंगे, जैसे कि क्वेश्चन पूछा, पर्यावरणीय नैतिकता का महत्व बताइए और इसे बढ़ाने के उपाय सुझाइए। ऐसा क्वेश्चन आ गया 7 मार्कर में। क्या करेंगे हम? एक साइड लिख देंगे पर्यावरणीय नैतिकता का महत्व, दूसरी साइड लिख देंगे नैतिकता बढ़ाने के उपाय। एज इट इज हेडिंग डाल दी। उसके बाद क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे अपन, एक डायग्राम बनाएंगे ऐसा, या फिर दूसरे तरीके का डायग्राम बना सकते हैं। कैसा? सीधा का सीधा बना दिया। अब ये बनाने के बाद यहां से फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऐसे करके पॉइंट्स लिखते चले जाएंगे। और यहाँ पे भी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ऐसे करके जितने पॉइंट अपन से बन रहे हैं वो लिखेंगे। चलो, अब इसका महत्व क्या होगा आप खुद से बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। मैं तो लिख के दे दूंगा, आप बताओ भैया क्या महत्व होगा और कैसे होगा ये महत्व, बताओ एक बार। पर्यावरणीय नैतिकता का क्या महत्व होगा? हम पर्यावरणीय नैतिकता अपना क्यों रहे हैं? क्या जरूरत पड़ रही है हमको पर्यावरणीय नैतिकता की या एनवायरमेंटल एथिक्स की? सतत विकास हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस हो जाएगा, प्राकृतिक संतुलन हो जाएगा, यानी कि एनवायरमेंटल बैलेंस हो जाएगा, संसाधनों का समुचित उपयोग हो जाएगा। ठीक है, लाइफ बढ़ जाएगी। किसकी लाइफ बढ़ जाएगी? सबकी लाइफ बढ़ जाएगी। एफोरेस्टेशन हो जाएगा, अवेयरनेस बढ़ जाएगी, वृक्षारोपण हो जाएगा, यानी कि अनुमत वनों की कटाई रुकेगी, सेव एनवायरमेंट हो जाएगा, मानव और पर्यावरण के संबंध बेहतर हो जाएंगे,
बायोडाइवर्सिटी अच्छी हो जाएगी, शिक्षा बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी, सभी जीवों को पर्यावरण के प्रति सम्मान दिखाने लगेगा मनुष्य। चलो अब आंखें बंद करो, उंगलियों पे गिनना 8 पॉइंट आने चाहिए। आंखें बंद करो, उंगलियों पे गिनना 8 पॉइंट आने चाहिए। इधर मैसेज मत करो, 8 पॉइंट आने चाहिए। अरे इधर बंद हो जाओ रे, बंद ही नहीं होते आप लोग तो। एक बार लिखना चालू हुए तो धड़ाधड़ 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 मैसेज ही मैसेज। आंखें बंद करके गिनो। यदि सुमित इंग्लिश पीडीएफ भेजेंगे ना यार, क्लास तो खत्म हो दो, क्लास के जस्ट बाद आधे घंटे बाद आपको इंग्लिश पीडीएफ मिल जाएगी यार। आप तो प्राण खा लोगे मेरे, नहीं तो। कितने पॉइंट आ रहे हैं पहले ये बताओ सुमित। और बीच क्लास में ऐसे मत पूछा करो यार, ऐसे फ्लो बिगड़ जाता है बेचारे बाकी लोगों का। अच्छा, कुछ के 9 पॉइंट याद आए, कुछ के 10 पॉइंट आए, कुछ के 6 बने। शिव पार्वती 8 कोशिश करना, 6 बने हैं तो और सुधार करना। 7 बने हैं, 4 बने हैं। मोना आपको थोड़ा सा और ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा और सोचो। 8 पॉइंट बनेंगे, 4 बने हैं, 8 पॉइंट बनेंगे। जय के 22 पॉइंट बने हैं, इतने भी नहीं लिखना जय, मर्ज कर दो पॉइंट्स को। चलो तो 7-8 पॉइंट उंगलियों पे गिने हो रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा सुधार है। अब इनको और ज्यादा बढ़ाएंगे हैं। चलो तो इनको लिख देता हूं, ये लिखा हुआ भेज दूंगा आपको, है ना। यहीं तक रखते हैं अपन, ये लिखे हुए भेज दूंगा आपको, तो आपको याद हो जाएंगे। प्रभावी शब्दों में कन्वर्ट नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं है सचिन, जैसे पॉइंट आ रहे हैं वैसे बोलो। प्रभावी शब्दों में एक बार देख लोगे ना तो ही समझ में आएगा, हाँ हम सही तो बोल रहे थे। जैसे कि सार्वजनिक नीतियों कानूनों को बनाना, जैव विविधता का संरक्षण, पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा, मानव और प्रकृति के नैतिक संबंधों में सुधार करना, सतत विकास की अवधारणा को मूर्त रूप देना, प्रजातियों और संसाधनों की सुरक्षा करना, पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ाना देना, इस तरीके की काफी सारी चीजें होंगी। ठीक है, चलिए तो यहां तक क्लियर है। अब पूछ लीजिए किसके क्या क्या डाउट है। हाँ, एक एक करके सॉल्व कर देंगे। बाकी नंबर मत मांगना यार, ठीक है। अच्छा, ऑलमोस्ट कितने पॉइंट होना चाहिए शिव पार्वती? जितनी याद आ जाए अभी तो उतने याद करो। 20 आ रहे हैं तो 20 कर लो, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि 10 पॉइंट तो एटलीस्ट आपको याद आना शुरू हो जाए अभी से, है ना। हाँ, प्रिंट के साथ प्रिंट कराना है प्रिंट करा लो, नोट्स बनाना है नोट्स बना लो, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर नोट्स बनाओगे ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि अपने हाथ से लिखी होंगी चीज़ें, वो ज़्यादा याद रहती हैं। जितना भी टाइम लगे लिख लो। अगर जिनका मेंस है 2025 वाला, वो ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जिनका मेंस नहीं है वो जरूर लिखो, अपने हाथ से लिखो सारी चीजें, ठीक है। अरे 200 पेज वाली बनाने को बोला था यार, 250 की बना लो। 400 पेज वाली कॉपी क्या करोगे? इतनी मोटी कॉपी। थैंक यू खुशबू। देखो नंबर मांगोगे तो मैं नंबर तो दूंगा नहीं, काय मुँह रहते हैं बहुत सारे काम।
तो ऐसा रहेगा, है ना। हाँ, पीडीएफ का मत करना। पीडीएफ इतनी मिलेंगी आप लोगों को, इतनी खुशी होगी पीडीएफ की, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं कम वजन वाला पेन यूज़ करता हूँ जिसमें वजन कम रहता है। 100 पेज का मत बनाना, 200 पेज या 250 पेज का बनाना, स्पायरल वाला बनाना नोट्स, ठीक है। चलिए क्लास एंड करते हैं। इंग्लिश वालों की सोशियोलॉजी की क्लास रहेगी